हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी पीसीएस सी सैट 2012 से 2021 के ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे। देखेंगे सी सैट में। देखिए, सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग टॉपिक वाइज अगर देखें तो कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में अगर जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक हमें यूपी पीसीएस का मंशा को नहीं समझ पाएंगे कि यूपी पीसीएस चाहता क्या है स्टूडेंट से। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। पहले टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहला कॉम्प्रिहेंजन होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश से कॉम्प्रिहेंजन आते हैं। एटलीस्ट 10 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, 5+5 करके। इसके अलावा जनरल हिंदी आता है, जनरल इंग्लिश आता है, यानी ग्रामर्स वगैरह आते हैं। इसके बाद आपका इंटरपर्सनल स्किल्स आते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल भी बोलते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आता है। उसके अलावा जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, उसके अलावा अर्थमेटिक्स। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस साल में आए हैं इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग 2012 से 2021 तक यानी कि 10 सालों का हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम यूपी पीसीएस सी सैट की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो जो स्ट्रेटेजी होगा वो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए होगा कि टेक्निकल अगर स्टूडेंट हो तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। ठीक है, अब चूंकि देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2012 से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखिए 2012 में हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंजन से तो 15 क्वेश्चन आए हैं। 2013 में भी 15 क्वेश्चन, फिर 14 में 9, फिर उसके अलावा 15 से लेकर 21 तक आप देखेंगे तो लगभग 10 के अराउंड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो 2012 में 9 क्वेश्चन है, 2013 में 10 क्वेश्चन है, 2014 में 21 क्वेश्चन है। ये क्या है? आपका जनरल इंग्लिश से है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे 9, 10, 10, 10, 9, 10, 5। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जनरल हिंदी में 12, 12, 12, 12, यानी कि एटलीस्ट आप 12 से लेकर 15, और यहाँ पे आप देखेंगे 18 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे इंटरपर्सनल स्किल से 12 क्वेश्चन, फिर से 12 क्वेश्चन, फिर से आप देखेंगे 16 क्वेश्चन, 14, 13, 12, 16, 15, 14, यहाँ पे देखेंगे कितना सारे क्वेश्चन है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप देखेंगे कि 2012 में 3 क्वेश्चन है, 2013 में 8 क्वेश्चन है, 14 में 9 है, 15 में 3 है, 16 में 9, 17 में 10। तो एटलीस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2021 में 12 क्वेश्चन भी इससे आ चुके हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी में हम देखेंगे 2012 में 8 क्वेश्चन है, 2013 में 10 क्वेश्चन है, यानी कि 8 से लेकर आप देखेंगे 15 तक। कभी कभी वेरी ज्यादा भी किया है तो आप देखेंगे 2019 में 29 क्वेश्चन भी आए हैं, 2020 में 27 क्वेश्चन, 2021 में 18 क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी में आप देखेंगे 2012 में 11 क्वेश्चन है, 13 में 20 है, 14 में 13 क्वेश्चन है, 2015 में 19, 2016 में 14, 20, 15, 15, 13, 13, 12 करके ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे अर्थमेटिक्स में तो 2012 में 30 क्वेश्चन, फिर 2013 में 13, फिर 14 में 12, 19, 15, 14, 24 और 12 क्वेश्चन। ये एक ट्रेंड एनालिसिस है कि इससे पता ये चलता है कि हमें किस सेगमेंट में एफर्ट करने की आवश्यकता है, किन सेगमेंट को हमें छोड़ने की आवश्यकता है। देखिए सिंपल बात है, आपको 100% सिलेबस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं सी सैट में। आप कुछ क्योंकि सी सैट जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि 33% आपको इसमें मार्क्स को गेन करना है, क्योंकि इससे कट ऑफ तो क्लियर तो होना नहीं है। कट ऑफ ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। कट ऑफ आपको जो डिसाइड होना है GS1 पेपर से होता है, जो GS का होता है, जनरल स्टडीज का ये भी होता है। तो इसको सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, तो एफर्ट उतना ही करना है, सिर्फ क्वालिफाइंग। लेकिन इसको वो इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक एकलौता सिलेबस, ये आपका पेपर होता है जो आपको पीसीएस से बिल्कुल बाहर कर सकता है। तो इसको इग्नोर भी नहीं करना और ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना है, मतलब एक तरह से समन्वय बनाकर चलना है। मतलब ज्यादा हमारा टाइम भी इसमें वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारा जो हमें टाइम जो देना है हमें अपना GS1 पेपर में देना है। इसके अलावा कुछ इसमें एफर्ट उतना ही डालना है ताकि हमारा पेपर क्वालिफाइंग हो सके। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीसीएस सी सैट में आपको स्ट्रैटेजी क्या आपको रखनी चाहिए। ठीक है, जो टेक्निकल स्टूडेंट है उसके लिए और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है उसके लिए। ठीक है, यूपी पीसीएस सी सैट के स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें आप सबसे पहले उसके हम पेपर्स के नेचर को देख लेते हैं। इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल जी, 1/3 होता है। और ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि 33% आपको मार्क्स लेके आने इस पेपर में, सी सैट में। लेकिन इस पेपर को आपको इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि पेपर जो होता है, आप जब तक इस पेपर को आप क्वालिफाई नहीं करेंगे आपका GS का पेपर चेक नहीं होता है। तो जरूरी क्या है कि इस पेपर को इग्नोर भी ना किया जाए और ज्यादा टाइम भी ना दिया जाए, यानी कि इग्नोर और टाइम देने के बीच में समन्वय में आपको रखना है, क्योंकि आपको जो कट ऑफ डिसाइड करने वाला वो आपका सिंगल पेपर होगा, GS1 का पेपर होगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है 2022 के या 2023 के लिए? स्ट्रैटेजी हम लोग क्या बनाएंगे?
भाई सी सैट के लिए अब वो सारे सी सैट इतने इजी भी नहीं रह चुका है कि हम जाएंगे पेपर में नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। अब चूंकि वो सारी चीज़ें अब नहीं रही हैं। अब चूंकि अपने आप में पेपर ये सी सैट जो है चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है, तो इसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी के लिए मैंने टेक्निकल स्टूडेंट और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए मैंने बना रखा है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब वो टेक्निकल स्टूडेंट के लिए कौन से इसमें सीसैट के लिए कौन से सेक्टर्स को, कौन से जोन को इस स्टडी करने की आवश्यकता है और किस जोन को इग्नोर कर सकते हैं यदि उनके पास टाइम ना हो तो। देखें, जो टेक्निकल स्टूडेंट है यानी कि जो बीएससी कर रखे हैं, जो बीटेक कर रखे हैं, इसके अलावा भी जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए देखिए रीजनिंग और जनरल और मेंटल एबिलिटी और अर्थमेटिक्स ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे ये सारी चीज़ें हमेशा बीटेक में या फिर बीएससी में वगैरह में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिली होती हैं, देखे होते हैं, तो एफर्ट थोड़ा सा करेंगे उनको एटलीस्ट ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन पे इंग्लिश और हिंदी यानी कि 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा उनको मेहनत करना है। उसके अलावा जनरल हिंदी का, जनरल इंग्लिश का छोटा मोटा अपना 10th क्लास लेवल का अपना ग्रामर्स आता है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, इग्नोर क्या कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम नहीं है तो इग्नोर क्या कर सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। क्यों इसको इग्नोर करेंगे और किस किस सेगमेंट को इग्नोर क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे लॉजिक है। देखें, यहाँ पे रीजनिंग, जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से एटलीस्ट 75 to 80 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप यदि आपको 75 to 80 क्वेश्चन लेके यदि इस जोन से आते हैं तो आपको लेके कितना आना है, 33% लेके आना क्वालिफाइंग, यानी कि 100 में से 33 क्वेश्चन आपको सही करना है, यानी कि 75-80 में से यदि क्वेश्चन आपको स्टडी करके जाएंगे, 100% आपको सिलेबस से सेट करनी पढ़ के जाना है। यदि 75 से 80% यदि आप सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो 33% ईजिली आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस जोन पे आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, इस जोन को इग्नोर कर रहे हैं, तो इस जोन का जो आपका पास जो टाइम मिलेगा उस टाइम को इसमें यूटिलाइज करें, जो ये 75 से क्वेश्चन को जो अचीव कर रहा है। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरी बात क्या है कि जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, जैसे कि आर्ट्स बैकग्राउंड हो गया, कॉमर्स बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, बायोलॉजी के बैकग्राउंड्स हो गए, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनके लिए ये है कि वो कॉम्प्रिहेंशन को देखें, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी को बनाए और इंटरपर्सनल स्किल को और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को, वो इन सारे सेगमेंट को क्या करें, इसको स्ट्रॉन्ग करें। इससे 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं सारे सेगमेंट मिलके। अब इग्नोर वो कौन से नॉन टेक्निकल स्टूडेंट जो होते हैं किस सेक्टर को इग्नोर कर सकते हैं, रीजनिंग और मैथ्स को। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स से क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन ही आते हैं। जो मेरा 50 से 60 क्वेश्चन होता है वो इन्हीं सारे सेगमेंट से आना है। तो अगर हम रीजनिंग और मैथ को यदि हम अवॉइड करते हैं तो जो मेरे पास जो टाइम मिलेगा वो टाइम हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी पे, ग्रामर पे, छोटा मोटा जो क्लास 10th लेवल का होता है, इंटरपर्सनल स्किल पे। अब इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, या प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सॉल्व करें। आपको एटलीस्ट कम से कम इससे अगर 10 से 15 या 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपको एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आप यदि प्रीवियस 10 ईयर्स का पेपर को आप सॉल्व करते हैं तो आपको एटलीस्ट वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं सीसैट में, खास करके इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम से। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेटेजी आपको क्या करनी है कि आपको देखें, प्रीवियस ईयर पेपर को आप अपना हथियार बनाएं। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, टेस्ट सीरीज आप सिंगल कोई भी इंस्टीट्यूशंस का कोई एक बार टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें, लेकिन जो मेरा एक जो अपना ओपिनियन है, तो आप कोई टेस्ट सीरीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, जो पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन है ना, उसको आप मल्टीपल बार उसको आप रिविजन करें, उसको सॉल्व करें, उसी को मल्टीपल बार, जितनी बार 2 से 4 बार, 5 बार, 10 बार हो जाए, उसी को प्रीवियस ईयर पेपर को आप ज्यादा फोकस करें। अगर प्रीवियस ईयर पेपर होता है अच्छे से उसको करने के बाद यदि आपको फिर इच्छा होता है कि नहीं मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता है, ये कोचिंग से कर लें, वो कोचिंग से कर लें, तो फिर ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। यदि इतने सारी चीजें करने के बाद आप स्वतंत्र हैं तो आपको लगता है कि मुझे अब टाइम मिल रहा है, मुझे अब कर लेना चाहिए, तो ठीक है, आप कर सकते हैं यदि आपको टाइम मिलता है। लेकिन उस सीसैट को अब ज्यादा आप लाइट भी ना लें और ज्यादा इसको आप ब्रॉड भी ना बनाएं कि बिल्कुल सीसैट ये हो गया, अब बिल्कुल होना नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप सीसैट को बिल्कुल लाइट भी नहीं लेना है और इसको ज्यादा हार्ड भी नहीं लेना है, मीडियम साइज मीडियम में लेके चलना है। इसको आप डेली यदि 1 से 1.5 घंटे आप टाइम भी देते हैं तो भी एटलीस्ट आपको 2 से 2.5 महीने में आप सीसैट आपका बिल्कुल इजिली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करें। चले, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अलॉट।